बेटा आप सभी का स्वागत है, और स्वागत इसलिए है कि वाकई में ये बच्चों ने जो अचीव किया है वो बहुत बड़ी बात है। कोरोना काल में बहुत से लोगों के पास में पढ़ाई न करने के बहाने थे, अगर ये चाहते तो ये भी वो बहाना बना सकते थे, लेकिन इन सब ने वो बहाना न बनाते हुए मेहनत की और एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने जो सीए की एग्जाम है उसको क्लियर किया, सीए फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर किया। तो अब हम इन लोगों से ये पूछेंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, कैसे आगे बढ़े। तो बेटा पहले तो आप चारों में से सब लोग ईमानदारी से जवाब देना, मैं जो भी पूछूंगा उसका, कि किसी को ऐसा लगा था क्या कि मैंने एग्जाम तो दे दी लेकिन मैं पास नहीं हो सकता। ऐसा आप अभी चारों है तो चारों में से किसी को ऐसा लगा था कि मैंने एग्जाम दे दी पर मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा या होंगी कि नहीं होंगी इसकी गारंटी नहीं है। तो आप चारों में से किसी को ऐसा लगा था? सबको ऐसा लगा था कि हम पास होंगे। तो बेटा देखो, ये कॉन्फिडेंस एग्जाम से पहले आ गया कि हम पास हो ही जाएंगे, ठीक। तो अब ये कॉन्फिडेंस एग्जाम से पहले आ गया, इसका रीजन क्या है ये हम इनसे पूछेंगे कि आखिर आपको ऐसा क्यों लगा कि आपने एग्जाम दी और गारंटी है कि मैं पास हो ही जाऊंगा, जबकि सीए का जो रिजल्ट लगा उसमें 25% बच्चे पास हुए और 75% बच्चे फेल हुए। तो 25% पास होने के बावजूद ये चारों कॉन्फिडेंट थे कि हम पास होंगे। तो आपसे पहला सवाल यही है कि ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? सब लोग इनके जवाब सुनिए। सर ऐसा मैं कुछ प्रिपेयर करके वगैरह नहीं, जो नहीं, हाँ बिल्कुल स्पॉन्टेनियस। बहुत पढ़ाई की थी, मतलब 2 साल की मेहनत थी, मतलब 11 से सब शुरू हो चुका था सीए की पढ़ाई, और 12th में भी वो पूरा हम बैलेंस करके चल रहे थे, सीए की पढ़ाई 12th की भी पढ़ाई। तो वो उतना लेवल आ गया था कि हम दोनों भी अचीव कर सकते थे, क्योंकि बहुत पढ़ाई हो रही थी। मतलब वो टाइम ही वैसा था कि जो भी पढ़ते थे हमारे दिमाग में जाता था, सब कुछ याद रहता था, और सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, इसलिए सर को ही क्रेडिट जाता हमारी। बेटा पहली बात तो ये कि जैसे बहुत से बच्चों का मिथ है कि हम 11th 12th तो सीए साथ में करेंगे, माइक है। तो बहुत से बच्चों का ये मिथ है कि 11th 12th तो सीए साथ में होगा क्या, और ये बच्चों ने 11th 12th सीए साथ में किया, और इसका सेल और ये भाई एक चालू एक बंद। तो बेटा 11th 12th और सीए ये साथ में हो सकता है, मतलब इजीली। अच्छा, ज्यादातर बच्चे सीए में फेल क्यों होते हैं? तो ज्यादातर बच्चे सीए में फेल इसलिए होते हैं कि वो 4 महीने में सीए करने का ट्राई करते हैं और 4 महीने में सीए की पढ़ाई होती नहीं, ये तय है। तो कैसा इंस्टीट्यूट ने जब 10वीं के बाद सीए का दिया तो आप मेहनत कर सकते। अब 4 महीने में नहीं हो सकती ऐसा भी नहीं कि हो ही नहीं सकती, है ना। अब अगर कोई बहुत ब्रिलियंट बच्चा है और उसने 11th 12th में बहुत ही अच्छा कमाल किया है तो फिर तो कोई दिक्कत ना। तो अगर उसने 11th 12th में कोई बहुत ही कमाल का काम किया है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आ जाओ बैठो, विराज आइए। तो बाकी लोग सोच रहे होंगे सिर्फ लड़कियां ही सीए बनती है, हमारे लड़के भी ऑन दी वे है आने वाले। तो बेटा ये है कि ये सारी चीजें आप साथ में कर सकते हो। अभी इन लोगों ने 96, 93, 94 ऐसे परसेंटेज 12th में भी लिए, मतलब 12th में भी टॉप किया और इधर सीए में भी झंडा गाड़ दिया, ठीक है। मतलब ये तो अद्भुत है, बिल्कुल अनोखा है। तो बेटा आप बताइए कि सवाल अपना वही है कि ये कॉन्फिडेंस कैसे आया।
सबसे पहले तो सर को थैंक यू बोलूँगी मैं, क्योंकि उनके ही ब्लेसिंग्स और उनके जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही अमेजिंग है। उसी की वजह से सर जो भी पढ़ाते थे वो, मैंने तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की थी सीए की, तो मतलब सर जो भी पढ़ाते थे वो इतने अच्छे से पहली बार में समझ जाता था। और तब से मुझे मतलब कोई भी डर नहीं लगा कि अरे सीए है, सीए का अकाउंट्स है तो कैसे निकलेगा, ऐसा मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। और सर जो भी पढ़ाते थे, सर के नोट्स और आईसीएआई का मॉडल, ये मैंने बहुत अच्छे से किया था और उसी से मुझे ये कॉन्फिडेंस आया। और कई लोग सोचते थे, और मेरे भी जो जान पहचान के थे, उन्होंने बोला कि 12th है और सीए है तो हो जाएगा क्या, तो मैंने बोला हो जाएगा, क्योंकि 12th की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो जाती थी कोचिंग में, और सीए का भी बहुत अच्छे से हो जाता था, तो उसी से मुझे वो कॉन्फिडेंस। बेटा सेम सवाल आपसे। सबसे पहले तो आपको थैंक्स और प्रवीण सर को भी थैंक्स। आपका टीचिंग स्किल्स जो है वो बहुत ही अच्छा है, जो आप जो भी पढ़ाते थे वो हमें एक बार में समझ आता था, तो उससे और अच्छा कॉन्फिडेंस आता था। सारे कॉन्सेप्ट जो थे वो एक बार में क्लियर हो जाते थे, तो इतना ये नहीं हार्ड वर्क, मतलब इतना हार्ड नहीं जाता था हमें कि फिर से कहीं और जाओ, देखो लेक्चर्स और बुक्स रिफर कर, ऐसा नहीं होता था। एक बार में सारे कंसेप्ट समझ जाते थे, फिर घर पे जाकर भी अगर रिवीजन करते थे तो और अच्छे से समझ जाता था, वो कंसेप्ट पूरा एकदम बैठ जाता था दिमाग में। और साथ में 12th भी था, तो 12th के जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होते गए, और वो क्लियर होने के बाद जो सीए के थे वो और अच्छे से क्लियर हो गए। तो और सीए के जो लेवल है प्रॉब्लम्स का, तो वो बहुत हार्ड है, मतलब थोड़ा सा टफ है, तो उसके वजह से 12th के प्रॉब्लम में वो इजी जाता था, क्योंकि वो कंसेप्ट क्लियर हो जाते थे। यानी सीए करने के बाद में 12th इजी लगने लगता है। हाँ, 12th इजी लगने लगता है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। हम उससे 12th के जो प्रॉब्लम्स है उससे भी ज्यादा हार्ड लेवल के, टफ लेवल के प्रॉब्लम करते थे, तो उस प्रॉब्लम में सारा कवर हो जाता था। तो 12th थोड़ा इजी है उसके साथ, तो हो जाता है, अगर करना चाहते हो तो हो भी जाता है सीए। बहाने बहुत है। बेटा मेरे पास में भी कुछ बच्चों के सवाल है, तो वो भी मैं यहाँ पे पूछूंगा। जैसे एक बहुत ही कॉमन सवाल है, वो है कि पास होके कैसा फील करते हैं। और स्पेशली ये पूछते हैं वो लोग जो अभी सीए फाउंडेशन कर रहे हैं एट प्रेजेंट। अभी कितने लोग हैं यहाँ जो अभी कर रहे हैं सीए फाउंडेशन? हाथ ऊपर करेंगे। हाँ। तो इन लोगों का ये सवाल रहता है कि सर इनसे ये जरूर पूछना कि ये पास होके इनको कैसा लग रहा है, ऐसा अलग सा कुछ फीलिंग आता है। तो मैं निशा से पूछूंगा कि कैसा लग रहा निशा पास होके? बहुत अच्छा लग रहा ऐसा माइक पास में लो, सब तक आवाज जानी चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा, मतलब मम्मी पापा को बहुत प्राउड फील हुआ। मतलब मुझे 2-3 तो गिफ्ट्स भी दिए। भाई ने पूछा कि तुझे कौन सा गिफ्ट चाहिए। अरे वाह, सबको भगवान ऐसा भाई दे। अच्छी बात है। अब बेटा मैं कुछ मेरे भी सवाल इसमें ऐड करूंगा ताकि आपको भी एक प्रॉपर वे या गाइडेंस मिले। जैसे मैं पहले निशा से ही शुरुआत करूंगा कि निशा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकल पाई थी, सेकंड अटेम्प्ट में वो सीए निकल गई। तो बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या कमी रह गई थी? मतलब ये बीमार भी हो गई थी पेपर वाले दिन, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या कमी रह गई थी जो आपने सेकंड अटेम्प्ट में एफर्ट्स लगाए और आप क्लियर हो गए? फर्स्ट ऑफ ऑल फियर सर, डर, बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि मतलब मैं सॉल्व कर पाऊंगी या नहीं। सबसे बहुत डर लग रहा था सबसे पहले मैथ्स का, मतलब मैथ्स साहू सर से नहीं पढ़ा था। तो मैथ्स का बहुत डर, मेरी मैथ्स बहुत वीक था, मेरा मैथ्स सब्जेक्ट बहुत वीक मैथ्स सब्जेक्ट था। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं पास भी हो पाऊंगी या फिर निकल भी पाएगा या नहीं ये वाला सब्जेक्ट। तो उसी सब्जेक्ट की वजह से मैं फेल नहीं हो पाई फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो बेटा एक बात ये समझ लीजिए कि जैसे सीए फाउंडेशन में मैथ्स होता है, तो मैथ्स का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ फाउंडेशन में ही होता है। आगे सीए की पढ़ाई में मैथ्स एज अ सब्जेक्ट आपको नहीं है। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैथ्स में प्राची ने 93 स्कोर किए हैं,
तो ये बच्चों का सवाल भी था जो मैथ से बहुत डरते हैं कि आपने 93 स्कोर किया तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी। मतलब ऐसा रहता ना एकदम जैसे वो यूट्यूब पे थंबनेल आता है टॉपर से स्ट्रेटेजी, अब राज खुलेगा, तो वो वैसा वाला है, अब प्राची खुलेंगी राज, 93 मार्क्स कैसे आए। तो बेटा प्राची पहले मैथ्स की बात निकली है तो आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैथ्स तो वैसे भी मेरा फेवरेट ही था, मतलब मुझे पहले से पसंद था, लेकिन 11th-12th में नहीं था वो, तो फिर सीए में आया। और हम जब पढ़ रहे थे तब मैंने तो मॉड्यूल के वो एडिशनल क्वेश्चन नहीं किए, मतलब किए एक बार किए, लेकिन अगर नहीं आपको लग रहा है कि मेरे को मैथ्स बिल्कुल ही नहीं आता और अगर आप एडिशनल क्वेश्चन की तरफ जाओगे तो मे बी ऐसा हो सकता है कि टफ देख के इजी नहीं आते। कभी कभी बहुत टफ किए ना तो बहुत इजी, बहुत मतलब कुछ नहीं उसमें, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं आते। और वो पेपर का टाइम ऐसा रहता है, उसमें मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता, क्योंकि 2 घंटे रहते, 3 होते तो स्कोरिंग और अच्छी हो सकती थी, लेकिन 2 ही घंटे रहते और 100 क्वेश्चन रहते। हर क्वेश्चन में ऐसा डर, फियर, कोई मैथ्स का फोबिया लेके बैठता, किसी को लगता कि मेरा मैथ्स अच्छा ही नहीं है, और बाकी का डर तो अलग ही है। इसीलिए फिर पहले तो बेसिक्स अपने क्लियर रखो, जितना हो सके उतना बेसिक्स पे पूरा ध्यान दो, और हो सके तो मॉड्यूल 1-2 बार सॉल्व करने का ट्राई करो, पूरी मॉड्यूल जितना हो सके उतना। और लास्ट मिनट के लिए फॉर्मूला बना के रखो साथ में, क्योंकि जब अपन लास्ट मिनट रिवीजन करते हैं तो इतनी बड़ी बुक नहीं रिकॉल कर सकते एक ही दिन में, और फिर अपन और डर जाते, क्योंकि पहले से मैथ्स का डर है और ऊपर से पेपर का डर है। 2 ही घंटे वो बहुत सारा माइंड में चलते रहता है और पता नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए खुद के नोट्स साथ में रखना हमेशा। और कभी भी मैथ्स के पेपर के वक्त अगर एक क्वेश्चन नहीं जम रहा तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का, है ही नहीं अपने पास टाइम। 2 ही घंटे एक ही, मैंने लिटरली बताती, मैंने पूरा पेपर जो क्वेश्चन किए ना उसको एक ही बार किया, और बाद में मेरे को टाइम ही नहीं था देखने के लिए कि मैंने करेक्ट किया कि रॉन्ग किया। मेरे को ये तो था कि मेरा पेपर अच्छा गया है, लेकिन ये नहीं कि मेरा कितना करेक्ट है कितना रॉन्ग है। और कुछ मिनट बाद तो क्वेश्चन भी भूल जाते क्योंकि एक ही बार खड़े होते, मैं भूल गई थी सच्ची। फिर आके वो वीडियोस वगैरह डालते कि कितने करेक्ट हुए वो चेक करो, मैंने नहीं किया क्योंकि पहले से ही मेरे को डर था कि गलत हो गया और इको का पेपर खराब हो जाएगा। और मॉड्यूल करो, फॉर्मूला के लिए अपनी एक बुक बनाओ, नई बुक बनाना होती तो लिख के रखो, कहाँ पे भी रखो। ट्राई करो कि स्टैट्स के और एलआर के फॉर्मूले, स्टैट्स के और मैथ्स के फॉर्मूले याद रखो। और एलआर समझते ना उतना इजी नहीं आता, बहुत टफ होता। मैं बोलती बस मेरे 5 क्वेश्चन में से मैंने आई थिंक 2 ही सॉल्व किए, एलआर के 3 छोड़ दिए, मुझे नहीं जम रहे थे। मैथ्स और स्टैट में बहुत स्कोप होता, बहुत इजी क्वेश्चन आते, अगर कर सकते हो तो उसमें फोकस करो। ये सोच के मत जाओ कि एलआर से हम मार्क्स ले लेंगे, ना होता, बहुत टफ क्वेश्चन आते मतलब। और उस टाइम पे मतलब समझता भी नहीं कि क्या करना है, इसलिए खुद को बेस्ट रखो। और जो टॉपिक अपन कर सकते, अपन को पता है कि अपन कर ही सकते उसको, तो उसके लिए स्ट्रांगनेस रखो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, जो कर रहे हो वो बराबर है, फिर आप लोग बहुत स्मूथली पास करोगे। तो कुछ लोगों के लिए कुछ टर्म्स क्लियर कर दो। जैसे ये सब बच्चे बार बार एक चीज बोल रहे हैं, मॉड्यूल। जो भी सीए कर रहे हैं उनको पता है, पर जो करना चाहते हैं उनके लिए बताता हूँ कि सीए इंस्टीट्यूट जो स्टडी मटेरियल भेजता है उसको हम सीए वाले क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं, क्योंकि उस पर लिखा भी होता है कि मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 है। और बहुत से बच्चे ये पूछते हैं, बच्चों का सवाल भी है कि कौन से नोट्स रिफर किए, और ये मैं भी बच्चों को बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट है कि आप मॉड्यूल में से ही पढ़ो, पेपर वहीं से आता है। तो ये जो बच्ची बता रही थी मॉड्यूल के बारे में, तो ये वो जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो सीए इंस्टीट्यूट की बुक्स आती है वो मॉड्यूल है। बाकी स्ट्रेटेजी तो उसने बताई, पढ़ने के सिवा कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप शॉर्टकट से पढ़ोगे और आप सीए बन जाओगे। सीए बनना है, पढ़ाई करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती। मैंने ऐसे
बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे देखे हैं कि जो 12th में 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में लेके आए लेकिन सीए नहीं बने, क्योंकि कम मेहनत में 12th में मार्क्स मिल जाते हैं। सीए में उससे कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, उसको रिवाइज करना अपने आप में कलाकारी है। तो वही उसने टेक्निक बताई कि आप शुरू से ही अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, फॉर्मूले के नोट्स बनाइए, ताकि सक्सेस मिले। और एक मिथ भी आपका टूटा कि जैसे अक्सर हम YouTube वगैरह पे भी देखते हैं कि एलआर कर लो बहुत इजी है ना, तो सभी का एक ही ओपिनियन है कि एलआर दिमाग घुमा देता है। स्टेट मार्क्स दिलाएगा आपको, ये तय है। मैथ्स के भी जो कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे एनईटी वगैरह, तो आपको अच्छे से मतलब वेटेज भी जाता है और मार्क्स भी अच्छे दिला सकते हैं। तो ये हो गया मैथ्स के बारे में। अब बेटा मैं रेवती के बारे में कुछ बताऊंगा कि रेवती ने कोरोना काल में क्लास ज्वाइन की। हम सब क्लास कर रहे थे, वो थोड़ी लेट आई। पहले दिन क्लास में आके बैठी और इकोनॉमिक्स का लेक्चर था, उसका चेहरा देखने लायक था क्योंकि वो बीच में से क्लास में आके बैठी थी। फिर वो मेरे प्रेशर के कारण 2-3 दिन क्लास आई और फिर उसने बोली कि सर मैं ऑनलाइन कर दूँ, और उसने 3 दिन बाद क्लास आना बंद कर दिया और उसने लेक्चर ऑनलाइन करना शुरू किया। फिर मैं तो ऐसे ही समझ रहा था कि रेवती ऑनलाइन कर रही है। फिर हुआ ये कि जब कोरोना का लॉकडाउन वगैरह सब खुल गया तो एक दिन इसकी और मेरी मुलाकात हुई, तो इसने बताया कि सर मैं तो सीए की पढ़ाई कर ही नहीं रही हूँ ऑलमोस्ट, मतलब उसने पढ़ाई लगभग बंद कर दी। तो फिर अभी हमारी एक करंट बेस सीए की चल रही है, मैंने बोला उसमें आओ और आप पढ़ाई करो, आप पास होते। वो कर नहीं रही थी, हमने करवाई उससे पढ़ाई और नतीजा सामने है कि वो पास हो गई और अकाउंट्स में भी उसको 84 मार्क्स आए हैं। तो बेटा ये बताइए कि शुरुआत में जो डर था आपके अंदर, वो डर क्यों था और फिर वो डर निकला कैसे कि आप एकदम इतना मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं मिला आपको, कम समय मिला, फिर भी आप पास हो गए। तो वो डर क्या था, वो निकला कैसे? सर एक बात होती है ना कि जब आपके पास पानी ज्यादा होता है तो आप उसको वेस्ट कर देते हैं। हाँ, और जब आपके पास पानी कम होता है तो आप उसको इस्तेमाल अच्छे से संभल के करते हैं। मई के महीने में। हाँ, तो वैसे ही मेरे साथ हुआ कि मेरे पास टाइम थोड़ा बहुत ज्यादा था, तो मैंने कल करूंगी प्रोक्रेस्टिनेशन किया। तो वो मतलब वैसे फिर मैंने पढ़ाई अच्छे से चल रही थी। फिर जब कम टाइम बचा तो फिर मैंने अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और एक बात है कि जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत हार्ड है या फिर आप नहीं कर पाओगे, आपके मन में डर बैठ जाएगा कि ये बहुत हार्ड है या फिर हम लोग इसे नहीं कर सकते। लेकिन जब आप एक बार से करने लगोगे, जब आप उसको जीने लगोगे, तब आपको पता चलेगा कि वो बहुत इजी है और हम उसे कर सकते हैं। तो इसलिए फिर सर जब मैं करने लगी तो एक बार प्रैक्टिस शुरू हुई, फिर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह, तो फिर मेरा फियर भी कम होने चले गया और इसी वजह से मैं पास भी हो पाई। और सर मैं बताना चाहूंगी कि मतलब मैं ऐसा समझती थी कि मैं पास ही नहीं हो सकती, तो और थैंक्स टू यू सर कि मैं पास हो सकी। फिर बेटा बच्चों का एक सवाल है कि लॉ को लेके कि लॉ जो है वो बच्चों के लिए नया सब्जेक्ट होता है। मतलब मेरे से कोई बच्चा पूछता है कि सर 12th में 11th-12th में हम मैथ्स ले या जैसे स्टेट बोर्ड में एसपी है तो एसपी ले। मैं अक्सर एसपी रिकमेंड करता हूँ। बच्चे पूछते भी है कि सर जब सीए में मैथ्स है तो आप मैथ्स क्यों नहीं रिकमेंड करोगे? वैसा मैथ्स आपने 10 साल पढ़ा है, ऊपर से आप सीए में मैथ्स पढ़ने वाले हैं और डिस्क्रिप्टिव मैथ्स मतलब लंबे लंबे प्रॉब्लम सॉल्व करना और एमसीक्यू सॉल्व करना, उसकी स्ट्रेटेजी में भी बड़ा फर्क होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लॉ एक नया सब्जेक्ट है, बच्चा अगर स्क्रैच से उसको पढ़े तो उसको बेनिफिट हो सकता है। तो फिर भी जो बच्चे मैथ्स लेते हैं उनके लिए तो लॉ एकदम ही नया सब्जेक्ट होता है, उनको पता ही नहीं कि लॉ कैसे पढ़ा जाए, तो उससे बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं। तो लॉ में डिस्क्रिप्टिव पेपर है, मतलब पूरा लिखना है, एमसीक्यू नहीं है, पूरा पेपर लिखना है। तो
बच्चों का ये अगला सवाल जो था वो ये था कि लॉ में कैसे मार्क स्कोर किए जाए और लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस का कितना महत्व है और आप लोगों ने वाकई में राइटिंग प्रैक्टिस की थी क्या? तो ये बच्चों के सवाल हैं। तो प्राची को 79 है लॉ में, तो पहले उसका ओपिनियन जान लेंगे। पहले तो लॉ मैंने सिर्फ रटा था स्टार्टिंग में, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरे को ऐसे मुंह जबान नहीं आता है, इतना रटा था मैंने वो। फिर कुछ दिनों बाद समझा कि मतलब सिर्फ 7-8 मार्क्स आ सकते मेरे रटने से, बाकी के नहीं आते, बाकी के मुझे लिख के लाने पड़ेंगे। और मेरे रटने की वजह से भी मेरा बहुत प्रॉफिट था, क्योंकि मुझे जैसे कि वैसे टर्म्स आते थे जहाँ पे मैं रिप्लेस कर सकती थी। और राइटिंग प्रैक्टिस का बताए तो हमारे पेपर भी बहुत सारे हुए और उसमें लिख लिख के हाथ पूरा दर्द कर दिया। पूरे 3 घंटे जो पेपर लिखा मैंने, मैं कंटिन्यू लिख रही थी, बिल्कुल नहीं रुकी, बिल्कुल ही नहीं रुकी, मैं कंटिन्यू लिखी रही थी। पानी नहीं पिया मैंने, पेन चेंज नहीं किया, सिर्फ रुकी होंगी तो साइन करने के लिए शीट पे, क्योंकि लग रहा था कि मेरा पेपर खत्म नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश भी थोड़ा वास्ट है और लॉ तो पूछे बहुत लिखना पड़ता। तो पेपर पूरा 100 मार्क्स का हुआ था? हाँ, हुआ था। मैंने बहुत लिख के मतलब हो गया था एंड तक, लेकिन मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि मेरे को जितना जैसे लिखना था, क्योंकि एंड में थोड़ी सी हैंडराइटिंग प्रेजेंटेशन का इशू हो गया था, क्योंकि इंग्लिश में प्रेजेंटेशन भी मैटर करता। मैंने ट्राई तो किया कि मैं सब अच्छे से करूं, लेकिन नहीं होता उतना। और राइटिंग प्रैक्टिस का बोले तो आंसर लिखने का सर बताते हैं, फिर जब वक्त रहता लॉ का हो गया तो सर बता देंगे आपको कि आंसर कैसे लिखते हैं। और हमने पेपर में भी बहुत आगे पीछे किया था, तो सर ने हमको वो भी बताया था कि कैसे कैसे लिखना। और जब लिखते रहते तब कुछ मतलब इतना सोचना नहीं कि मेरा मतलब सही है कि गलत है, पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ में एक वर्ड पूरा प्रोविजन चेंज कर देता। और इसकी वजह से बहुत बार मेरे आंसर्स भी गलत हुए जब हमारे यहाँ पे टेस्ट हुई थी। फिर लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे लिखोगे ना, वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आंसर्स लिखने पड़ते हैं, क्या टर्म्स आपकी चाहिए, क्या आप अपने मन से भी डाल सकते, और कितना लेंथ चाहिए। मैं तो पहले 4 मार्क्स के लिए पेज आंसर लिखती थी, मतलब बहुत ज्यादा होता था वो। लेकिन फिर बाद में सर ने बताया कि इतना नहीं लिखना, लिमिट में कम हो सकता, तो फिर हो गया आराम से लिखना। लेकिन कम से कम डेली आरटीपी एमटीपी का हर एक क्वेश्चन लिखना, क्योंकि वो सेम आता, हमारे इसमें सेम क्वेश्चन आए थे जो आरटीपी एमटीपी पे थे। और बहुत सारे लोगों को फिर रिग्रेट होता कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा ये, क्योंकि हमारे पास था वैसा एक क्वेश्चन जो सेम आया था, और उसका प्रोविजन अगर पढ़े होते तो ही आता था, नहीं तो नहीं आता था। और फॉर्चुनेटली मैंने पढ़ा था, इसलिए मुझे आता था, मैंने लिखा। और फिर बाद में सर ने वो सेशन लिया था, उसमें भी बताया था। मैंने तब तो नहीं देखा, बाद में तो पेपर खत्म होने के बाद देखे थे आंसर्स, और पहले के पेपर से फिर टैली वैली किए तो लगा कि लॉ में अच्छे मिलेंगे। अकाउंट से उतनी होप नहीं थी, क्योंकि नहीं गया था, सच्ची में मेरा अच्छा नहीं गया था उतना, लेकिन पता नहीं कैसे मिल गया नहीं थी, मतलब 80-85 तक मिलते थे, लेकिन 93 में खुद ही शॉक। और फिर लॉ में थे, और लॉ में अगर आप 90 के अबो स्कोर करते बोलो तो कर सकते, अगर आपको स्पीड है, प्रेजेंटेशन है और एक्यूरेसी है तो, क्योंकि प्रोविजन की एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती। सेक्शंस लॉ में छोटी बहुत अफेक्ट करती, एक गलत सेक्शन पूरे 4 मार्क्स गए, इतना अफेक्ट करता। पेज लिखो, पूरा शीट भर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, पढ़ो, पढ़ने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। और लिख के देखो, जितना लिखोगे उतना ही लॉ में स्कोर करोगे, ऐसा मुझे लगता है। तो बेटा कुछ भारी शब्द आ गए तो वो भी मैं समझा दूं, जो नन्हे बच्चे हैं उनके लिए
कि जैसे इन्होंने बोला लॉ में सेक्शन होते हैं, प्रोविजन होते हैं। लॉ यानी बड़ी किताब है ना, अब उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, तो हर एक की नंबरिंग होती है, तो बड़ा एक्यूरेटली लिखना पड़ता है। तो ये वो प्राची बता रही है कि कैसे हम लोगों ने उसके पीछे मेहनत की। पहले पूरा मॉड्यूल पढ़ा, उसके बाद में आरटीपी एमटीपी का उसने नाम लिया। जो भी सीए करने वाले बच्चे हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सीए इंस्टीट्यूट की 4 चीजें हैं जो आपने पढ़ना चाहिए। एक मॉड्यूल, दूसरा आरटीपी रिविजनरी टेस्ट पेपर, एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर, और उसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर। ये 4 चीजें आप करो, आपका मैक्सिमम पेपर असल में उसी में से आता है। तो वो शुरू से ही आपने करना चाहिए, और इन लोगों ने वो किया। इसमें लॉ से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है बच्चों का कि आपने जब पेपर सॉल्व किया, आपसे पूछ रहा हूं मैं वैष्णवी, कि जब आपने पेपर सॉल्व किया तो उस समय आपने लीगल लैंग्वेज यूज की, मतलब जो बेयर एक्ट होता है उसकी लैंग्वेज, या खुद की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया? सर हम जब मॉड्यूल पढ़ते तो बहुत बार पढ़ चुके थे, तो कुछ जो कीवर्ड्स है, कुछ जो लाइंस होती है वो याद रह जाती है। तो पेपर लिखते टाइम और राइटिंग प्रैक्टिस होने की वजह से बहुत बार कुछ आंसर्स में हो गए लीगल लैंग्वेज नहीं आते थे, पर कुछ जगह पे जब याद नहीं आता तो मैंने अपने लैंग्वेज में ही लिखा है बहुत बार। और कुछ जगह पे पर कीवर्ड जो होते हैं कुछ लॉ के, वो मैंने कोट किए हैं। कुछ जहाँ पे मुझे सेक्शंस करेक्टली याद थे मैंने वो भी कोट किए हैं, वहाँ पे वो भी लिखे हैं, प्रोविजंस भी लिखे हैं। जो भी लीगल लैंग्वेज होती है जितने जितने मुझे याद थी, क्योंकि मॉड्यूल बहुत बार पढ़ चुकी थी, तो ऐसा था कि वो लैंग्वेज थी दिमाग में, तो आंसर लिखते टाइम भी वो अपने आप आती थी। और फिर भी कुछ जगह पर मैंने अपने मन से भी ठीक है। तो बेटा जैसे अगर आप लॉ पढ़ रहे हो या भविष्य में सीए करोगे और लॉ के लिए आपको कोई स्ट्रेटेजी बनानी है, तो जैसा इन्होंने कहा कि पढ़ो बहुत बार। कैसा, जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतनी वो चीजें, वो टर्म्स आपके अंदर बस जाएंगी, और जब चीजें अंदर तक बैठ गई तो अपने आप बाहर निकलती। कैसा है, जब तक आप भरेंगे नहीं, छलकेंगे कैसे? तो पहले प्याले का भरना जरूरी है, तभी तो वो छलकेगा। तो आप पढ़ ही नहीं रहे तो बाहर कैसे आएगा? तो बार बार उस चीज को पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने लास्ट में लॉ की रिवीजन ली थी, रात में बैठते थे हम और यूट्यूब पे लाइव करते थे, और रिवीजन में मतलब फिर टारगेट लेके चलते थे। 12 बजे तो 12 बजे, लेकिन हम टारगेट पूरा करते थे कि हमको इतना आज खत्म करना ही है। तो लाइक हम 8 बजे बैठे और रात के 12-1 भी बज गए तो हम लेक्चर चलता था हमारा, और उसमें मतलब सब लोग अपने अपना समय से देखते थे। और आस्था के मामले में ऐसा था कि वो लाइव रहती थी, तो मेरे को पता है कि आस्था लाइव रहती थी और जब लेक्चर होता था तभी करती थी। तो वो जो रिविजन थी उससे क्या फायदा मिला, और बच्चों का यह सवाल भी है कि कितने बार रिविजन किए आप लोगों ने? सर रिवीजन की ऐसी लिमिट नहीं रहती है, क्योंकि उस बच्चे पे डिपेंड करता है। मैंने 2-3 बार पढ़ा था, मतलब वो लास्ट दिन तक पेपर का जो पहला घंटा, मतलब जितना भी टाइम मतलब उसमें भी हमने रिवीजन की ना, तो वो बहुत कम पढ़ जाते हैं, ऐसा ही लगता। और लॉ में कैसा, आप लिखो, आप थोड़ा सा भी एक भी कंसेप्ट आपने पढ़ा तो आप लिख के देखो, क्योंकि जितना आपके हाथ से नीचे से जाएगा वो कंसेप्ट, उतना आपके वो दिमाग में जाता। क्योंकि आप डायरेक्ट अगर पेपर में लिखने जाओगे तो बहुत गलतियाँ होगी। वो गलतियाँ आप पहले यहाँ पर ही करके देखो, टेस्ट वगैरह होती सर देते, तो वहाँ पर सर चेक करके देते, तो वहाँ पर आपको गलतियाँ समझ में आती। और मैंने तो पहले बीसीआर की स्ट्रेटेजी, मतलब मेरा बीसीआर मतलब वो जो 15 मिनट मिलते रीडिंग के पहले, तो उसमें मैंने सब पैराग्राफ्स वगैरह सब पढ़ लिए थे, की पॉइंट्स वगैरह सब हाईलाइट कर लिए थे उनके पेंसिल से वगैरह, और फिर मैंने पेपर लिखा था। और फिर मैंने फिर पूरा 100 मार्क्स का सॉल्व किया था। पहले बीसीआर पहला सेक्शन सॉल्व किया था, बाद में लॉ। तो लॉ में बहुत लिखना पड़ता, मतलब इतना भी लिखो कम ही लगता बहुत, मतलब मेरे भी वो ये मन में रह जाता कि काश और लिखा होता, बहुत लिखना पड़ता लॉ में।
तो बेटा मैं थोड़ा सा स्टेज पर क्लियर कर दूं, आवाज आ रही है मेरी पीछे? तो इन्होंने जो कहा, दो सब्जेक्ट की बात चल रही है, लॉ और BCR। अब इसमें लॉ जो है वो 60 मार्क्स का आता है और BCR मतलब इंग्लिश 40 मार्क्स का आता है, और पेपर इतना लेंदी हो जाता है कि कंप्लीट ही नहीं होता। तो इसके लिए एक ही तरीका है कि एग्जाम में सोच नहीं सकते, मतलब एग्जाम के समय सोचने में टाइम नहीं रहता, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि पेपर आया और हमने लिखना शुरू कर दिया। ये होगा तो काम हो सकता है, अदरवाइज मुश्किल हो। तो बेटा बच्चों को ना थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक यानी कैसा, हमको ये बताओ कितने बार रिवीजन की थी। ठीक है, अब आप सबको पास हो गए, तो बारी बारी से ये बता दो लॉ की रिवीजन कितने बार की थी। सर पहली बार तो मेरा टाइम तक कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था सिलेबस, लेकिन मैंने 1-2 बार रिवीजन कर ली थी जो मेरा हो चुका था। 2 बार? हाँ। पहली बार तो जब क्लास में पढ़ाया तब, उसके बाद घर पे जाकर, फिर जब इंडिविजुअली पेपर होते थे तब, जब पूरा एक साथ हुआ तब, एंड देन फिर मतलब रिवीजन होती रहती थी। तो आई थिंक तो 7 to 8 टाइम्स मैंने मॉड्यूल पढ़ी। 7 to 8 टाइम? मैंने 9 से 10 बार तो 9 से 10 बार? क्योंकि मतलब पहले तो जब हमारा ऑनलाइन था तब कॉलेज में ही था, उतना एक्टिव नहीं था, तो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तभी हो गया था हमारा अच्छे से, मेन चैप्टर्स बड़े वाले। तो और फिर बाद में पेपर्स थे, तब इंडिविजुअल पेपर थे, फिर ग्रुप में थे 2-3 पेपर। हर पेपर के लिए पूरा मॉड्यूल पढ़ती थी मैं, क्योंकि मुझे लगता था कितना भी पढ़ूँ मैं कम ही है, इसलिए फिर 7-8 बार 9-10 बार तो हो ही गया। बेटा आप लोग जो बार बार बातें कर रहे हैं, आप जा सकते हैं, आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जाना होगा तो जा सकते हैं, ऊपर क्लास खाली है, वहाँ जाओ, बैठो, बातें करो। चुप रहना होगा तो यहाँ रुको, तुमको बिल्कुल आपकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं, जा सकते। कितने बार हुई? सबसे पहले जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उस टाइम पे 3-4 टाइम्स ही हुई थी। मतलब पेपर्स की कुछ दिनों पहले ही हमारा कोर्स खत्म हुआ था लॉ का, तो थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था, बट पूरा कवर कर दिया था सर ने की क्लास में। तो पहले सर पढ़ाते थे, फिर मतलब मैंने तो ऑनलाइन ही किया, तो लेक्चर खत्म होने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करती थी, दूसरा वगैरह सब्जेक्ट करके फिर वो लॉ का पढ़ती थी, फिर राइटिंग प्रैक्टिस करती थी, और बाद में अभी जब पेपर्स थे चालू हो गए उस टाइम पे भी और सर ने मैराथन के लिए उस टाइम पे भी रिविजन मीन्स 5-6 बार तो मेरी हो रही थी। तो बेटा एक बात गौर कीजिए, ये लोग बार बार क्या बोल रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस। अब आप ये देखिए कि जैसे बात सिर्फ CA की नहीं है, लाइक आप 11th में हैं, 12th में हैं, तब भी आप ये देखिए कि आप कितना राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। आप प्रवचन सुन लेते, लेक्चर अटेंड कर लेते, लेकिन खुद से कितना उस सब्जेक्ट को लेके बैठे हो, कितना सेल्फ स्टडी करते हो, ये सब भी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आपने कितना रिवीजन किया? सर जब 12th शुरू हुआ तब मेरी ज़्यादा रिवीजन नहीं होती थी लॉ की, तो जैसे ही हमारी 12th की एग्ज़ाम होगी तो मैं हर संडे को रिवाइज करती थी मॉड्यूल, और हर चैप्टर होने के बाद मैं वो पॉइंट्स लिख के देखती थी। जैसे लाइक अगर किसी टॉपिक के अगर कुछ फीचर्स दिए हैं या कोई अगर केस लॉ दिया है तो उसको मैं मेन पॉइंट से लिख के देखती थी कि कितना मुझे आता है, कितना मैं लिख सकती हूँ। और जो टॉपिक पर मैं श्योर शॉर्ट थी कि नहीं ये मेरा बहुत अच्छे से हो गया है, वो मैं 1-2 बार रिवाइज कर देती थी, और बाकी तो मैं फिर हर संडे को रिवाइज करती थी। और एग्ज़ाम की मीन्स 1 महीना पहले से ही मैंने इतना मतलब फोकस किया था लॉ पे, क्योंकि शुरुआत से मेरा लॉ उतना अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि 11th-12th में मैंने ज़्यादा 12th पे ध्यान दिया था एज़ कम्पेयर टू CA। तो फिर जब एग्ज़ाम हो गई तो मैंने लॉ पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया कि नहीं, अगर क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट तो ध्यान देना ही पड़ेगा। ये मेरा सबसे पहला ये था, और इसी की वजह से मेरा लॉ बहुत अच्छे से निकल गया। कितने बार रिवाइज किए लॉ? लॉ तो बहुत बार रिवाइज, मतलब जितना करो उतना कम है, जितना पढ़ो उतना कम ही लगता।
क्योंकि सीए के एग्जाम मतलब ऐसा लगता कि क्या कौन सी एग्जाम दे रहे हम एग्जाम, तो वो इतना डर रहता मन में, मतलब लास्ट मोमेंट तक रिवाइज करो वो हो नहीं सकता। और वो जो लास्ट मोमेंट रहता ना पेपर के दिनों का, उसमें तो इतना अच्छे पढ़ाई होती, मतलब सेल्फ स्टडी, क्योंकि वो जो डर में जो पढ़ाई हो जाती ना वो दिमाग में बहुत मतलब। और सर ने भी मैराथन, सर ने जो नोट्स वगैरह दिए थे उससे बहुत हेल्प हुई, क्योंकि उससे की पॉइंट वगैरह बहुत अच्छे से ध्यान में है, तो 7-8 बार तो रिवाइज हो ही जाता था। तो बेटा देख रहे हैं कितने बार पढ़ाई की इन्होंने, 7-8 बार। ऑन एवरेज निकालो तो 5-5 बार तो सबने रिवाइज की। तो इस लेवल की मेहनत, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ सीए में करो, आप अपने 11th-12th में भी हो तो आपने इसी लेवल की मेहनत करनी चाहिए। अपने को काम ही क्या है बेटा, पढ़ाई करने के सिवा। माँ बाप मजदूरी करने को भेज नहीं रहे। ऐसा तो नहीं कि सवेरे आपको बोलते कि जहाँ गड्ढे खोद के आते तो पढ़ने तो जा पाएंगे, वो बेचारे आपके लिए मेहनत कर रहे, तो आपके पास में तो फुल टाइम है ना पढ़ाई करने के लिए। तो बेटा अभी लॉ, मैथ्स हो गया, लॉ हो गया। लॉ के रिगार्डिंग किसी के मन में हो कोई डाउट है, किसी को कुछ क्वेश्चन लॉ के रिगार्डिंग पूछना है कि हो गए आपके सारे सवाल? हाँ, सेक्शंस याद किए थे क्या? हाँ बेटा, सेक्शंस याद किए थे, मतलब सर ने कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ मतलब पॉइंट बनाकर, मतलब कुछ ऐसे राइमिंग वगैरह बनाकर, मतलब सेक्शन हाँ याद किए थे, क्योंकि कुछ टॉपिक के सेक्शंस याद हो जाते, मतलब ये तो हो जाता, मतलब 1 महीना पहले भी हम सेक्शन पे ध्यान दो पेपर के तो हो जाता। पहले से ही सेक्शन का डर मत रखो, 1 महीना पहले भी आपने किया तो हो जाता सेक्शन से। यानी कुल मिला के पहले कॉन्सेप्ट समझो, यानी वो क्या नतीजा निकल रहा है, और ये हर पढ़ाई को लागू हो। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, रट्टा मत मारिए, बता दी उसने, रट्टा मार के कोई फायदा नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद में आप उस चीज को बार बार पढ़ो ताकि आप उसको लिखना लायक बन जाओ। उसके बाद में आप उसको लिखो, और लिखने के बाद में जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते करो, यानी अपने आप को पढ़ाई में ढालना है। अपन काय में रहते, मोबाइल में, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, दोस्त, यार, भाई, वैसे से सीए नहीं होता, वैसे से कुछ पढ़ाई नहीं होती। आपको कोई भी पढ़ाई करनी है तो आपको अपने आप को उस पढ़ाई के अंदर पूरा ढालना है, समझे? और बेटा सेक्शंस के बारे में सर मैंने भी सेक्शंस में पहले नजर नोटिस किया था, लेकिन जब पेपर पास में आ रहे थे तो मैंने थोड़ा सा याद करने की कोशिश की, और उसमें से बहुत सारे सेक्शंस पेपर में आ भी गए जो अप्लाई हो रहे थे, तो मैंने लिखे, लेकिन जो मुझे नहीं आते थे वो मैंने बिल्कुल ही नहीं लिखे थे। पहले तो कॉन्सेप्ट समझा, और जब भी पढ़ते थे तो हम सेक्शन के साथ ही पढ़ते थे ताकि याद रहे। कुछ तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, पर कुछ होते हैं टॉपिक जिसके नहीं याद रहते, तो मैंने पेपर में जितने मुझे शॉर्ट थे कि मुझे याद आ रहे थे तो ही लिखे मैंने, अदरवाइज मैंने फिर नहीं लिखे 2-3 जगह, पर मैंने बहुत सी जगह पे लिखे, क्योंकि जब रिवाइज करते तो ऑटोमेटिकली याद आ जाते। कितने सेक्शंस लिखे? मैंने किए थे, पहले से ही मैं सेक्शंस के साथ ही पढ़ती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि सेक्शंस भी उतने इम्पोर्टेंट है जितना प्रोविजन है। वो अपने अपने पे होता है, अगर नहीं हो रहे तो उतना प्रेशर नहीं डालना खुद पे, खुद को पता रहता है कि अपन कितने कैपेबल है, कितना याद रख सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेक्शन तो याद है लेकिन प्रोविजन नहीं याद है, इतना नहीं। लेकिन अगर हो सकता है तो सेक्शन और प्रोविजन साथ में पढ़ो, वो और इजीली आपको हेल्प करेगा, और फिर बाद में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इस सेक्शन के हिसाब से ये था, उतने से रिवीजन थोड़ा और इजी हो जाता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो नहीं, लेकिन बाकी के जो एक्ट्स है ना वो ऐसा है कि वो सेक्शन वाइज ही मॉड्यूल में दिए हैं, मतलब एक के बाद एक सेक्शन वाइज दिए है, तो वो आपके लिए भी इजी हो जाता है रिकॉल करने को, और फिर सब कुछ अब ऐसा लगता है कि हो गई है पढ़ाई, इतनी हो गई कि पास हो जाए बस। तो बेटा ये तो 2 सब्जेक्ट पे डिस्कशन हो गया, मैथ्स के और लॉ पे। अब बारी इकोनॉमिक्स और बीसी की। इकोनॉमिक्स और बीसी के सीए में एमसीक्यू वाला सब्जेक्ट है,
4 ऑप्शन रहते, बच्चों को लगता पढ़ने की क्या जरूरत है, 4 ऑप्शन रहेंगे, बजरंगबली का नाम लेंगे, 1 मार्क्स से आ जाएंगे। जबकि इन लोगों ने पेपर दिया है, ये जानते हैं कि इकोनॉमिक्स स्पेशली कितना ज्यादा कंसेप्चुअल है। ऐसा नहीं बीसीके में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बीसीके में भी पढ़ना तो पड़ेगा। बीसीके एक सब्जेक्ट है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, उसमें बिजनेस के बारे में होता है, इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स है। तो सबसे पहले तो मेरा आप सभी लोगों से सवाल है कि इकोनॉमिक्स में बच्चे जैसा सोचते हैं कि हम बहुत सारे एमसीक्यू कर लेंगे और जाके एग्जाम दे देंगे, तो इकोनॉमिक्स के पेपर में कॉन्सेप्ट्स का कितना महत्व है? सर जब तक आप कॉन्सेप्ट करोगे ही नहीं तो फिर एमसीक्यू करके कोई फायदा ही नहीं होगा। जब तक मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट कर लोगे और एमसीक्यू नहीं भी करोगे तो फिर वो चल जाएगा, लेकिन एमसीक्यू करके कंसेप्ट नहीं समझा आपको तो फिर वो नहीं चलेगा, क्योंकि कंसेप्ट जब आपको आएगा तो आप कोई भी एमसीक्यू ट्राई कर सकते हो, आपको जम जाएगा। और सामने भी जब आप इंटर या फिर फाइनल में जाओगे तो कंसेप्ट ही काम आएंगे। तो इसलिए मैंने तो थोड़ा कंसेप्ट ही एमसीक्यू से ज्यादा एमसीक्यू मैंने जितना आरटी मतलब ये आते पीवाईपी वगैरह तो नहीं आते, तो उसमें से मैंने प्रैक्टिस किया था। और अगर आप थ्योरी भी पढ़ोगे तो फिर उससे बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट मॉड्यूल में से ही आ जाते हैं, तो फिर कंसेप्ट में ज्यादा होना चाहिए। बेटा मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा जो सबके लिए अप्लीकेबल है, और वो ये कि एमसीक्यू तो आप लोगों को भी होते हैं, जैसे जो लोग 11th-12th पढ़ रहे हैं तो पेपर में हर पेपर में 20 मार्क का क्या होता है, एमसीक्यू होता है। अब हर पेपर में अगर 20 मार्क का 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है तो आप भी ये स्ट्रेटेजी ध्यान रखो। मैंने ये बोर्ड वाले बच्चों को भी देखा है कि वो एंड मोमेंट पे एमसीक्यू के 21 टाइप कुछ लेके आते हैं और वो सीधे एमसीक्यू पढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप चैप्टर पहले समझो, एमसीक्यू अपने आप आएंगे। आप एमसीक्यू पहले करोगे और फिर बोलोगे मैं चैप्टर पढ़ता हूँ, तो उसमें कोई सेंस नहीं है। इसके अलावा बेटा इकोनॉमिक्स में मतलब नॉर्मली 11th-12th के इकोनॉमिक्स में ये होता है कि बहुत ज्यादा डायग्राम्स वगैरह उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, तो सीए के सिलेबस में वो होती है। तो एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो उतने ज्यादा नहीं आते, तो ऐसा नहीं है कि डायग्राम छाप के दे दी उस पर से क्वेश्चन आ गए। फिर भी आप बताना ऐसे कितने आए थे और डायग्राम से आप लोग कैसे डील करते थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने में डायग्राम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो डायग्राम्स वगैरह आप कैसे डील करते थे इकोनॉमिक्स की? सर पेपर में तो डायग्राम मतलब वैसे आई तो नहीं, पर हाँ आती है, पर अभी इस टाइम आई नहीं। पर जो क्वेश्चंस थे वो थे कि डायग्राम बेस्ड हमें खुद निकाल के देखने पड़ेंगे, तो मतलब वहाँ पे क्वेश्चंस दे रहे थे पर खुद हमें इमेजिन करनी पड़ती, वो डायग्राम निकाल के देखनी पड़ती कि यहाँ से फिर एवरेज रेवेन्यू ये वो है। तो आई थिंक डायग्राम इज मस्ट, डायग्राम पढ़ो तो डायग्राम से सारे कंसेप्ट क्लियर होते। अगर आप मॉड्यूल में तो डायरेक्ट नहीं समझता, जब हम डायग्राम निकाल कर देखते तो हम अच्छे से कंपेयर करके पढ़ सकते। बेटा बीसीके के लिए तैयारी कैसे की हुआ है? बीसीके तो सर ने पढ़ा दिया था और उसके लिए उतना मतलब मेरी तो मेरा जो मार्क्स गए होंगे इको के तो नहीं गए होंगे ऐसा मुझे लग रहा है, और बीसीके के ज़्यादा गए होंगे, क्योंकि बीसीके में हर एक मतलब मेरा उतना नहीं हुआ था अच्छे से बीसीके, और मुझे पता था कि मेरे से नहीं मतलब नहीं हुआ, क्योंकि वो जो 3rd चैप्टर था उसका थोड़ा अंदर डीप था थोड़ा, तो मैंने नहीं पढ़ा था उतना डीप, क्योंकि मुझे डर था कि मैं अगर उस पर इतना फोकस करूंगी तो मेरे इको के मार्क्स चले जाएंगे। मैं तो कंफर्म थी कि इको मेरा अच्छा है और बीसीके में जाएंगे तो जाएंगे। मैंने आई थिंक इको बीसीके के पेपर में 90 सॉल्व किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे क्योंकि मुझे आ ही नहीं रहे थे बीसीके के कुछ, और बीसीके में पूरा मतलब अगर आप अच्छे से करो तो बीसीके के 40 से 40 आपके ही होंगे, क्योंकि उसमें कंसेप्ट होता ही नहीं, उसमें सिर्फ एज इट इज क्वेश्चन आते, सिर्फ कहीं पे थोड़े घुमा के पूछते, अगर अच्छे से किया तो नहीं आता उतना प्रॉब्लम।
एक दो बार पढ़ लिया, अच्छे से रिवीजन कर लिया तो बीसी के मार्क्स दे सकता, स्कोप है उसमें। ये देखेंगे पढ़ने लिखने वाले बच्चों का मैं ना सिर्फ 90 का ही करके आई थी। यहाँ पे कईयों की हालत ऐसी रहेंगी कि जो 50 मार्क का भी नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। पर ये एक रहता है पढ़ने लिखने वाले बच्चों का कि मैं 100% क्यों नहीं कर पाया। अच्छा 90 का सॉल्व की 85 मार्क्स है, 85 है और क्या बोलती मैं तो सिर्फ 90 का ही करता। तो ये बहुत अच्छी भावना है एक्चुअल में। आपको जब सीए करना है या कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए एक एक मार्क इम्पोर्टेंट होता है। तो वो डेफिनेट सी बात है कि आपके अंदर वो होना चाहिए। तो ये तो हो गया बेटा इको और बीसीए का। और अब आते हैं सबसे इमोशनल पेपर पे, वो है अकाउंट्स। क्योंकि उससे कैसा अपना बचपन का नाता है। जैसे 11th में आते तो सबसे पहले अकाउंट शुरू होता है, फिर उसके बाद में 11th 12th में अपन अकाउंट्स में बहुत तीर भी मार लेते हैं, 100 में से 100 ला लेते हैं। ये इसने लाया था 100 में से 100 अकाउंट में, तो कैसा अपने को बहुत ऐसा इमोशनल रहता है, मैंने तो 100 में से 100 लाया। तो ऑब्वियस बात है कि आपको फिर बाद में सीए में भी एक अलग तरह से मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं अक्सर बच्चों को एक बात बोलता हूँ, जो मानता है वो सफल होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा बेसिक अच्छे से करो, ठीक है। और जब मैं बेसिक अच्छे से करते हैं तो बोलता तो बच्चे उनको बेसिक कम आता है। तो कैसा आता है तो अप्लाई भी करना आना चाहिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री चैप्टर है। मेरे हिसाब से तो आपका अकाउंट्स का 90 मार्क का पेपर जर्नल एंट्री है। 11th वालों का अभी जस्ट शुरू हुआ है, बाकी 12th वाले जानते हैं, फर्स्ट ईयर वाले जानते हैं। तो अकाउंट्स में भी प्राची ने 93 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो उसने बताया कि वो 80 होप कर रही थी कि 80 मिलेंगे और 93 मिल गए। तो कैसे मिले 93 खुद ही पता नहीं। अच्छा आपको 84 मार्क्स अकाउंट में मिले। तो मेरे को एक बात बताइए कि वाकई में मतलब यहाँ बाकी भी बच्चे अभी बहुत सारे 11th वाले हैं और उनका बेसिक ही चल रहा है। तो अकाउंट्स में बेसिक का क्या महत्व है? सर जैसे 11th में होता है ना, मतलब तो मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है 11th, लेकिन मुझे जैसे मतलब लग रहा है या फिर ऐसा फैक्ट ही है कि बेसिक ही आपके सामने काम आएंगे और वही आपकी जड़ है। उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपके बेसिक ही क्लियर नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, सही में कुछ भी नहीं। और अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आपको जो मैनिपुलेशंस भी है वो भी आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे और उसमें मजा भी आएगा करने में। बेटा आपका ओपिनियन? अकाउंट्स में मतलब अकाउंट्स में सर जितना करवाते ना उतना करो, अच्छे से शिद्दत से पढ़ो। सर जितना भी करवाते। एक बात देखिए क्या मेरे बच्चे शायरी वाले शब्द यूज करने लगते हैं। सर जितना भी करवाते सीरियसली उतना भी आपने किया तो सीए में पास होना नामुमकिन नहीं है। सर जितना भी करवाते उतना करो, मेरा तो इतना ही कहना है। बेटा आप बताइए अकाउंट की पढ़ाई कैसे करते थे? मतलब वाकई में ऐसे पेपर पेन लेके प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते थे क्या? कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो मुझे पर्सनली लगता है कि उसकी मतलब ऐसे पेपर पेन लेके प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। क्योंकि जैसे कंसाइनमेंट चैप्टर है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये जो चैप्टर्स है उनके तो मतलब करना ही चाहिए। बाकी फिर जो छोटे छोटे चैप्टर्स लगे मुझे उनके तो 12th में ही अच्छे से अगर अपना क्लियर है कि नहीं ये ऐसे ही रहेगा, इसका कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ है सीए में, तो उसकी मैंने प्रैक्टिस नहीं की। पर बाकी जितने भी न्यू चैप्टर्स थे, जितने भी न्यू कंसेप्ट्स थे, उसकी मैंने पूरे पेपर पेन लेके प्रैक्टिस की थी, जिसका फायदा मुझे 12th में भी हुआ और सीए के पेपर मतलब सीए का जो अकाउंट्स का पेपर था वो सॉल्व करने में भी हुआ। तो उससे मुझे बेटा हम ऑनलाइन क्लास लेते थे, निशा यहाँ नहीं रहती, बाहर गाँव रहती, तो इसने ऑनलाइन अकाउंट का क्लास पूरा किया। मतलब जब हम रिवीजन भी करते थे तो ये हर लेक्चर में प्रेजेंट करते थे। तो मैं निशा से ये बात पूछना चाहूंगा कि उन्होंने मॉड्यूल, एमटीपी, आरटीपी ये सब कितना किया था? 2-3 बार मॉड्यूल किया था। मतलब हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके, क्योंकि सर भी बोलते थे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये इम्पोर्टेंट है मॉड्यूल का,
क्लास में जब टेस्ट सुनाने आए थे तब भी बोलते थे, टेस्ट में भी वो क्वेश्चन डालते थे जानबूझ के कि मॉड्यूल हम ट्राई करें, सबसे पहले वही प्रैक्टिस करें। और बाद में मतलब जब मैराथन लिए उसमें भी उन्होंने बहुत सारा प्रैक्टिस किया। और एक मैं सबसे पहले मतलब मुझे 63 मिले अकाउंट्स में, मुझे ज़्यादा नहीं मिल पाए क्योंकि मेरे 15-20 मिनट एक क्वेश्चन में, और वो भी बिगेस्ट सीली मिस्टेक थी मेरी, जो मुझे मतलब नेक्स्ट पेपर के लिए बहुत ही फियर लग रहा था मुझे। मैंने जो 5 क्वेश्चन रहते थे उसमें से मतलब एक क्वेश्चन हमको ड्रॉप करना पड़ता, तो वो मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे एक क्वेश्चन स्किप करना है। तो मैं सोचती थी कि मुझे पूरा पेपर सॉल्व करना है, इसमें मैंने देखा कि वो जो रेसिप्टल पेमेंट मतलब एलपीओ का क्वेश्चन आता तो वो मैं सॉल्व करने लग गई और मेरा 15-20 मिनट उसमें चले गए। और बाद में एकदम वो भी पेपर देने के 5 मिनट पहले मुझे याद आया, अरे मैंने तो ये वाला पहले छुड़ाया है। तो जो मेरा शेयर्स वाला चैप्टर था तो वो मेरा चेक नहीं हो पाता था अगर मैंने वो क्रॉस नहीं किया था। तो गॉड की मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी कि मतलब उन्होंने मुझे याद दिलाया कि नहीं वो पहले क्रॉस करना चाहिए, तभी वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक मतलब माइंड में रखना कि जो आपको क्वेश्चन स्किप करना है उस 15 मिनट में वो सोच लेना। मैंने 15 मिनट में ये सोचा कि पहले क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करें, ना कि ये सोचा कि मैंने कौन सा स्किप करना चाहिए। ये मेरी बहुत सिली मिस्टेक हो गई। नहीं तो जब भी प्रैक्टिस करती थी सबसे पहले ये सोचती थी मुझे कौन सा नहीं आता तो मुझे वो स्किप करना है, पर उस टाइम पता नहीं क्या तो माइंडसेट में वैसा हो। जैसे ये होता क्या है समझ लो, आजकल पेपर 15 मिनट पहले मिलता है, 6 क्वेश्चन है, 5 अटेम्प्ट करने हैं, 1 छोड़ना है। तो बात वही चल रही है कि कौन सा छोड़ना है ये पहले तय कर दो, नहीं तो पता चला जो छोड़ना है उसी को कर दो। जैसे यहाँ हुआ, इधर बेटा 93 तक पहुंचने के लिए साल भर क्या क्या किया? अकाउंट्स का तो सर पहले बहुत प्रैक्टिस लेते और ज़्यादा टाइम अकाउंट्स को देते पढ़ने के लिए। और पहले हमारा अकाउंट से चला बहुत दिन और तब ऐसा लग रहा था कि सीए हो जाएगा। अकाउंट्स पे आ रही थी धीरे धीरे ग्रिप, और फिर आया लॉ, फिर बाकी सब सब्जेक्ट आए, फिर लगा अकाउंट्स निगलेक्ट हो रहा, मतलब उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे उतना, लेकिन तो भी ट्राई किया। और मैं तो बोलती एमटीपी आरटीपी जितना हो सके उतनी बार करो, क्योंकि सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैंने बहुत बार देखा है और मेरे एक्सपीरियंस भी है। और टेक्स्ट में मतलब जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस है सॉल्व अनसॉल्व जिसके सॉल्यूशंस दिए वो भी करो, क्योंकि जो दीदी बोल रही है एनपीओ का एक क्वेश्चन आया था वो सेम मॉड्यूल में है, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन में है। वो मेरे को पता था लेकिन मैंने वो सॉल्व नहीं किया क्योंकि ऐसे लगा था कि उसमें मार्क्स जाएंगे। और वो छोटी छोटी सिली मिस्टेक हुई थी मेरे से अकाउंट्स में, जैसे वो कंसाइनमेंट में ईयर चेंज करना था, मैंने नहीं किया था और इसलिए फिर एक एमसीक्यू मेरा गलत हो गया था। इसलिए मुझे उतनी होप नहीं थी कि अकाउंट्स में मुझे अच्छे मिलेंगे, इसलिए मैं सोच रही थी कि मेरे को कम मिलेंगे अकाउंट्स में, लेकिन पता नहीं। अब मैंने कॉपी बुलाने का सोच रही थी मैं, लेकिन अब नहीं सोच, अब नहीं बुलाऊंगा। अकाउंट्स में सर मैंने तो 1 मंथ पहले जितनी मॉड्यूल थी वो मैंने 5 से 6 टाइम ज़्यादा मतलब सॉल्व की थी। वही जो एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर एमटीपी आरटीपी सब सॉल्व किए थे। और पेपर के टाइम में मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि जो लेंदी आएगा क्वेश्चन तो वो मैं स्किप करूँगी, या फिर जो मुझे नहीं आना वो स्किप करूँगी। तो मुझे लगभग पूरा पेपर आ रहा था, तो मैंने जो लेंदी वाला क्वेश्चन थे क्योंकि उसमें पार्टनरशिप भी था एनपीओ था तो वो करने में थोड़ा टाइम जाता, इसलिए मैंने वो स्किप किया। और बाकी जो होना मतलब पेपर जब रहा था उतना पूरा किया। बेटा आप में से जो लोग सीए कर रहे हैं अभी या बाकी भी कोई किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, जैसे अभी बहुत सारे 11 के बच्चे उनको तो मालूम ही नहीं कि सीए क्या है, ये कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उनके भी मन में कुछ हो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना कठिन रहता वगैरह वगैरह। अगर कुछ हो आपके मन में सवाल तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जैसे ये सब तो
हाँ और जैसे जो रिलेटिव्स होते हैं हाँ वो आके अपन पढ़ाई करके पूरे झाड़ू मार के हाँ। ऐसे कर देते हैं। बराबर। पूरा दिमाग का चले जाता है, तो ये सब कैसे अच्छा बेटा, इनका एक सवाल ये है कि सर हम सीए कर रहे हैं, अब हम 2-4 लोगों को हमने गलती से बता दिया कि हम सीए कर रहे हैं, ठीक है, हम बताते नहीं तो मम्मी बता देती जोश जोश में कि बच्ची सीए कर रही है, और रिश्तेदार आके अरे सीए बहुत टफ है, ये है वो। पहली बात, सीए को टफ वही बोलेगा जिसने सीए नहीं किया या जो सीए के बारे में नहीं जानता। तो ऐसे ही लोग आपको बोलेंगे कि सीए टफ है। जिसने किया है, समझा है, जिसको पता है कि उसमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। कंसेप्चुअल पढ़ाई बच्चे नहीं करते, 10th तक सिर्फ रट्टा मार मार के मार्क लाते। और सीए में सबसे बड़ी चीज यही है कि कंसेप्चुअली पढ़ना बहुत जरूरी है, और कंसेप्चुअली पढ़ेंगे तो ही आप सीए पास हो पाएंगे। तो ये जो रिलेटिव्स वगैरह बोलते हैं, आजू बाजू के लोग बोलते हैं, उनको इग्नोर करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। और सबसे मेन, अगर आप सीए कर रहे हो तो मैं तो बोलता ज्यादा लोगों को बताओ ही मत कि मैं कर रहा हूँ, बताने का ही नहीं, वो सबसे बढ़िया है। और अगर उसने बोला कि भाई कर रहे निकलेंगे नहीं, तो उन्हें निकलना नहीं है, ऐसी मतलब मैं ट्राई करके देख रही हूँ कैजुअली, अगर निकल जाए तो ठीक है। तो ऐसे लोगों का ज्यादा लोड नहीं है। मतलब अगर जिस दिन आपको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बोले कि बेटा सीए बहुत कठिन है, या सीए पढ़ाने वाला कोई टीचर आपको बोले कि सीए बहुत कठिन है, तो उस दिन आप उसकी बात पे यकीन करो, अदरवाइज इग्नोर ना करो। जितने भी घंटे हम पढ़े, लेकिन उसमें प्रोडक्टिव कैसे पढ़े, मतलब बैठने को तो 10 घंटे बैठ सकते हैं। इनका सवाल है आप सभी से कि बैठने को तो हम 10 घंटे बैठेंगे, टाइम को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाएगा, तो कौन इसका जवाब देगा? उसका सवाल बहुत अच्छा है। और सबसे पहले ये ज़रूरी नहीं है कि 10 घंटे ही पढ़ना चाहिए, 14 घंटे 15 घंटे ही पढ़ना चाहिए। अगर हम 2 घंटे भी अच्छे से उस टॉपिक को बहुत फोकस से रीड करते हैं, जैसे सपोज लॉ है तो उसकी प्रोविज़न है या उसका एनालिसिस अगर दिया है, उसको हम 1 घंटा भी अगर बहुत कॉन्सेंट्रेट माइंड से पढ़ रहे हैं तो वो टॉपिक इजीली समझ में आ जाता है। और मुझे लगता है कि यही एक बेस्ट वे है कोई भी टॉपिक समझने के लिए। बेटा देखिए, अब एक सवाल मेरा है पर्सनल, कि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों के मन में ये होता है कि हम सीए कर रहे तो थोड़ा बड़े शहर से करेंगे, किसी बड़े इंस्टीट्यूट से करेंगे, पूना मुंबई दिल्ली जाके करेंगे। अब ये बच्चे ऐसे थे जो कोरोना में यहाँ फंस गए थे, तो इनके पास मेरे सिवा ऑप्शन नहीं था, तो इन्होंने मेरे से पढ़ा। तो नहीं, ये कई बार होता है, मतलब कि जैसे उसने बोला रिलेटिव, तो रिलेटिव ही कई बार ज्ञान बांटते हैं, यहीं से सीए कर रहे हो, मतलब जाओ ना कहीं दूर, दिल्ली मुंबई पूना, तभी सीए निकलेगा। इस बच्ची ने 350 मार्क स्कोर किए, 400 में से 350, 88%। और अगर मेरिट लिस्ट अभी भी जारी होती तो ये मेरिट होती, इतना स्कोर उसका आया है। तो अब इसमें कैसा है कि यहाँ पे मैक्सिमम सब्जेक्ट में ही पढ़ा रहा था, बीसी के, इकोनॉमिक्स, लॉ, अकाउंट, ज्यादा सब इंग्लिश बच्चों को पढ़ा रहे थे, बीसीआर, तो ज्यादातर सब्जेक्ट तो मैं नहीं पढ़ा। तो कई बार बच्चों के मन में एक ये भी रहता, बच्चों के तो मन में नहीं रहता पर बाहर वालों के मन में रहता, अच्छा एक ही टीचर इतना पढ़ा कैसे लेता, मतलब लॉ का तो अलग फैकल्टी होना चाहिए, अकाउंट्स का अलग होना चाहिए, इको का अलग होना चाहिए। तो ये एक चीज होती है, पर छोटे शहर की अपनी मजबूरियां भी होती है ना, यहाँ पे बच्चे इतने नहीं होते सीए के, तो ऑब्वियस बात है कि एक टीचर को फिर सब पढ़ाना पड़ता। तो मेरा ये आपसे सवाल है कि जो तीनों भी सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, ठीक है, इको बीसी के लॉ, अकाउंट्स, तो मेरे को कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए? आप सभी से मतलब 10 out of 10 करके सर 100 out of 100 आप ही बेस्ट हैं सर। कॉमर्स की हाँ सर, वैसे आप मैथ्स इससे सही बात है। आप तो वैसे कहते आप इंटर के भी ले लो, फाइनल के भी, क्योंकि जब हमने 11 में क्लासेस लगाई थी तो पहले तो 10 तक ये था कि फेस टू फेस रहते थे, बहुत इजी जाता था कन्वर्सेशन में टीचर्स के साथ। पर जब कोरोना आया तो भी ऑनलाइन बैचेस हुए,
तो आपके साथ जो कन्वर्सेशन था तो वो इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा कमजोर था, तो फिर भी आपका जो पढ़ाने का स्टाइल जो था वो इतना अच्छा लगा मुझे स्टार्टिंग में ही कि मुझे लगा नहीं आप ही बेस्ट हो, कोई और है ही नहीं। ये 11th की कोरोना काल की पहली स्टूडेंट थी, मतलब हमारी शुरुआत ही ऑनलाइन से हुई, मतलब ऑफलाइन क्लास हुई नहीं, सीधा शुरू ही किससे किया, ऑनलाइन से। इम्प्रूवमेंट का तो पता नहीं, सर तो हर इसमें बेस्ट है। और जब टेस्ट सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी स्किप नहीं करना। नहीं हुई ना पढ़ाई चलता, लेकिन जितनी हुई उतनी दे दो। टेस्ट कभी स्किप नहीं करना कि नहीं पढ़ाई नहीं हुई। 12th में तो हमारी पढ़ाई सिर्फ टेस्ट सीरीज की वजह से हुई। हमने आधे साल से संडे हमारा पूरा 12th को था और पूरा बाकी का हफ्ता सीए को था। मतलब संडे तो हमने पूरा 12th को दे दिया, इसलिए हम फॉर्चुनेटली सर की वजह से 12th में ला पाए। नहीं तो मुझे नहीं लगता मेरे आते उतने जितने परसेंट आए। लेकिन सर ने जो हर संडे टेस्ट लिए, और टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको मजबूर करता है कि पढ़ने के सिवा दूसरा कुछ अभी बचा नहीं, तो फिर हो जाता है। सर तो बेस्ट है और कुछ बचता नहीं सर। तो बेटा ऐसा है, जो मेरे को जालिम टीचर समझते इसके कुछ कारण है। जालिम क्यों समझते? एक्चुअली पता है, मेरा एक थोड़ा सा विचित्र स्वभाव है। जैसे मैं क्लास में आया हूँ तो मैं टारगेट लेके आता कि आज मेरे को इतना पूरा करना ही है, और मैं उतना पूरा करने में लग जाता है। इवन ऑनलाइन में भी, यूट्यूब पे भी मेरा वही अप्रोच रहता कि मैंने आज ये टारगेट उठाया तो मेरे को ये पूरा करना है। तो मैं इधर उधर की बातें बहुत कम करता हूँ। तो लोग फुसट टीचर वाली छवि बना देते, हंसते नहीं, बात ही नहीं करते, बोलते नहीं। तो एक्चुअली सिलेबस इतना बड़ा है कि फालतू की बात करेंगे तो सिलेबस पूरा नहीं होगा। उतने समय में अगर मैं 2 प्रॉब्लम ज्यादा करवा दूं तो वो कभी भी ज्यादा बेटर है, ऐसा मेरे को लगता है। तो एक्चुअली मैं उतना जालिम हूं नहीं जितना आप मेरे को समझते हैं। फिर जब टेस्ट लेते तब फिर से ऐसा लगता कि सर कितने जालिम, संडे खा रहे हो, है ना। और टेस्ट सीए की भी चल रही, 12th की भी चल रही। तो बेटा ये हम जो भी करते हैं ये आपके भले के लिए। इवन कई बार हम आपको डांट देते हैं, तो बोल देते हैं, तो इंटेंशन वैसा नहीं होता। इंटेंशन होता है कि उसमें आपका कुछ बेनिफिट हो जाए। मेरा सवाल अब भी वही है कि सर से मैं तो यही कहूँगी कि आप मतलब जैसे आपने ऐप का नाम रखा है आपकी कॉमर्स की, वैसे ही सर कॉमर्स के रियली किंग है। मतलब एक सब्जेक्ट एक ही नहीं, मतलब सॉरी टू से दिस बट एक ही पूरा एक सर और पूरा सब्जेक्ट सिखाते हैं, तो बहुत मतलब मुझे बहुत पसंद आता। और जैसे सर ने बताया कि मतलब इतना बड़ा सब्जेक्ट, तो मेरे रिलेटिव्स ने भी कहा था जब मैं मतलब करने सोच रही थी, तो तूने कुछ वीडियो देखा क्या उनका मोटिवेटिंग वगैरह, कि वो एडवर्टाइजिंग के लिए करते हैं, ऐसा मुझे रिलेटिव्स ने बोला था। बट मैंने उनका इग्नोर किया उनको कि नहीं बोली, मैंने 11th-12th किया है उनके पास ही, तो मैंने टेस्ट सीरीज भी दिए, उनके अच्छे हैं वो, तो इसीलिए उनके बिलीफ पे ही मतलब मैंने क्लासेस ज्वाइन की और मैं अभी पास हो गई। सर आप में कमियां तो नहीं, बट आप ही बेस्ट हो कॉमर्स के लिए। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम 11th में क्लास ज्वाइन की थी तो सर के जैसा टीचर मैंने आज तक नहीं देखा। क्योंकि सर जितना सिंसेरिटी क्लास में रखते हैं, चाहे वो पढ़ाते वक्त हो या टेस्ट लेते वक्त हो, तो बहुत ही मतलब उससे अगर सर की स्ट्रैटेजी को किसी ने भी फॉलो किया ना तो वो सक्सेसफुल होता ही है। और मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि सर आप स्टैट्स और मैथ्स के भी शुरू कर दो, सीए के ट्यूशन्स लेना। क्योंकि जब सर ने हमें बताया कि हमें मैथ्स दूसरे के ही ज्वाइन करना होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया था कि यार अभी साहू सर नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे होगा मैथ्स का, बाकी तो हो जाएगा। तो फिर किया मैंने, ट्यूशन्स भी ज्वाइन की थी, तो मेरा मैथ्स स्टार्ट हो गया। पर सर आप बेस्ट हो, आपके लिए जितना भी बोलो ना कि मतलब कम ही है वो, तो आप बेस्ट हो। आपके लिए वर्ड्स ही नहीं, जो हमारा सीए आज निकल पाया उसका क्रेडिट आपको ही है सर। तो ये क्रेडिट मेरे को नहीं है, जाधव सर भी है, उनको भी है। और
और सबसे बड़ी बात, आपकी मेहनत को इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि आप लोगों ने जो मेहनत की वो हर कोई नहीं कर सकता। मतलब अभी सबके फंडे क्लियर हो गए होंगे कि किस लेवल की मेहनत की, तब जाके ये लोग क्लियर हो गए। तो बस अब हम जाधव सर को थोड़ी सी यहाँ पे जहमत देंगे कि सर आप आइए और इन बच्चों को पुरस्कृत कीजिए। थोड़ा बेटा इधर आइए।